हेलो एवरीवन, आई थिंक माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। सभी के लिए मेरा आवाज सुनाई दे रहा होगा। आई होप सो माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल। सो लेट्स बी स्टार्ट फॉर टुडे क्लास। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, लास्ट सेशन में मैंने आपके सामने स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपसे बोला था कि स्ट्रेस इज नाइदर बी वेक्टर नॉर बी स्केलर। स्ट्रेस ना तो वेक्टर है ना ही स्केलर है, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। हमने आपके सामने ये डिस्कशन किया था कि स्ट्रेस इज नाइदर बी वेक्टर नॉर बी स्केलर, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। एम आई राइट? माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आप लोगों के सामने कभी भी बात करता था, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स की बात करूंगा आपके सामने, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स, तो मैंने आपके सामने बोला था यदि मुझे स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स पढ़ना है तो उसके पहले हमने बोला था स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका मुझे आना चाहिए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स, अगर हम स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसके पहले मैंने आपसे बोला था कि मुझे स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम आपके सामने रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस की बात कर रहे थे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस, तो मैंने आपके सामने ऑलरेडी ये चीज बता दी है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस, तो अगर मैं आपके सामने स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा था तो मैंने आपके लिए एक चीज ऑलरेडी बता दी थी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस, तो मैंने आपसे बोला था कि इसको रिप्रेजेंट करने का केवल और केवल एक ही तरीका है, एंड दिस इज टाउ आई जे। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस। ये स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन है, इट इज टाउ आई जे। एम आई राइट? इस तरीके से मैंने स्ट्रेस का आपके सामने रिप्रेजेंटेशन किया था। मैंने आपसे बोला था कि आई इज द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट, आई पहला सबस्क्रिप्ट है, और फर्स्ट सबस्क्रिप्ट हमसे रिप्रेजेंट करता था, ये हमें रिप्रेजेंट करता था डायरेक्शन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू ith एक्सिस। एम आई राइट? मैंने आपके सामने बोला था इट विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ प्लेन, ये डायरेक्शन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता था परपेंडिकुलर ऑफ ith एक्सिस की। किस एक्सिस के? वो परपेंडिकुलर है। एम आई राइट? और इसी तरीके से हम जे की बात करते हुए, जे इज द सेकंड सबस्क्रिप्ट, और ये हमें डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस बताता था कि स्ट्रेस किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये हमें क्या बताता था? ये हमें बताता डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये हमें जे बताता था। तो इट इज जे इज द सेकंड सबस्क्रिप्ट, और ये रिप्रेजेंट करता था, अगर सभी बच्चों को याद है, ये रिप्रेजेंट करता था डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस के लिए। ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस इन जेथ डायरेक्शन, इन जेथ डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेस क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। आप मेरी बात समझो, मैंने आपके सामने 2D डायग्राम के बारे में डिस्कशन किया था, और मैंने आपके सामने 3D डायग्राम के बारे में अगर 2D डायग्राम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, 3D डायग्राम के बारे में मुझे आपके सामने डिस्कशन करना रह गया था। एम आई राइट? तो हमने आपसे बोला था, मैंने आपके सामने अच्छे तरीके से बोला था, लास्ट क्लास में भी एक बात बताई थी, फिर से एक बात बताने की कोशिश करता हूं। तो ये तो हमने बोला डायरेक्शन ऑफ प्लेन, ये हमारे लिए फर्स्ट जो हमारे पास था, यानी कि आई जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर टू ith एक्सिस, और सेकंड हमने बोला था इट इज अ जे, जे रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का क्या डायरेक्शन होगा, इन jth डायरेक्शन। अब देखिए, मैंने आपसे बोला था अगर हमारे पास 2D डायग्राम था, है ना, अगर हम 2D के केस में बात कर रहे थे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2D, तो अगर हम 2D की बात कर रहे थे आपके सामने, तो मैंने आपके सामने बोला था कि हमारा जो मैट्रिक्स यहाँ पर बना था टाउ आई जे, जो स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स हमारे पास बना था, इट इज अ टाउ आई जे। और टाउ आई जे क्या बना था? तो अगर हम टाउ आई जे की आपके सामने बात करें तो ये हमारा बना था सिग्मा एक्स एक्स, फिर हमारे पास बना था टाउ एक्स वाई, फिर हमारे साथ बना था इट इज टाउ एक्स जेड। इसी तरीके से हमने आपसे बोला यहाँ पर बना था टाउ वाई एक्स, फिर हमारे पास बना था सिग्मा वाई वाई, फिर हमारे पास बना था टाउ वाई जेड। सिमिलरली यहाँ पर हम आपके सामने बात करें तो हमारे पास बना था टाउ जेड एक्स, टाउ जेड एस, जेड एक्स, फिर हमारे पास बना था टाउ जेड वाई, और फिर हमारे पास बना था इट इज अवर सिग्मा जेड जेड। ये हमारे पास बना था। एम आई राइट? ये हमारे पास बना था। ओ सॉरी, आई रियली सॉरी, हमने 2D के बारे में बताया था ना अभी आपको, अब 2D की बात कर रहे हैं, तो 2D के केस में केवल हमने इतना बनाया था आपके सामने, इट इज सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स और सिग्मा वाई वाई, ये हमारे सामने बना था। और मैंने आपके सामने बोला था कि अगर हम 2D के केस की बात कर रहे हैं तो 2D के केस में इस तरीके से बनेगा, और डायगोनल कंपोनेंट जो होंगे वो स्ट्रेस, वो नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट होंगे। आई थिंक ये हमने डिस्कस किया था कि जो डायगोनल कंपोनेंट्स हमारे पास आएंगे, दीज डायगोनल कंपोनेंट्स आर नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट, ये नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट होंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया था। मेरे भाइयों बहनों, मैंने आपके सामने एक बात और बोला था, अगर हम 3D डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर 3D,
तो अगर हम 3D के बारे में बात करें, 3 डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 3D, तो 3D के अच्छा हमने इसमें आपको ये जरूर बताया था, ये बात याद रखिए कि इन केस ऑफ 2D टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट कितने हैं। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ 2D टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट कितने हैं, तो टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट इज बिकम 4। हमारे पास 4 टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट हैं। हमारे पास कितने स्ट्रेस कंपोनेंट हैं, तो हमारे पास देयर विल बी अ 4 स्ट्रेस कंपोनेंट, हमारे पास 4 स्ट्रेस कंपोनेंट होंगे। ठीक है, अरे भैया कुछ हेलो हाय तो बोल दो, गुड इवनिंग वगैरह बोल दो यार, मुझे मालूम ही नहीं है कौन क्लास में है कौन नहीं है। हाँ कुछ तो बोल दो, नहीं बोलोगे? अच्छा, सो मैंने बोला टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट इज 4। हमारे पास 4 टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट है। इन 4 टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट में से हमें ये देखने को मिलेगा कि 2 क्या थे, 2 नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट थे। सो मैंने आपसे बोला 2 क्या हैं, 2 नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट हैं। सो मैंने आपके सामने बोला 4 में से 2 क्या हैं, 2 नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट हैं, एंड रिमेनिंग 2 जो हमारे पास और एडिशनल 2 हैं, वो 2 क्या हैं, वो शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ऐसे बोलते रहा करो यार, मुझे ऐसा लगता है मैं खुद से पागल टाइप तो नहीं बड़बड़ा रहा हूँ अपने आप में। तो मैंने बोला 2 शेयर नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट हैं और 2 कौन से कंपोनेंट थे बेटा, 2 शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट थे। ये बात बिल्कुल सबको क्लियर है। तो 2 नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट हैं और 2 हमारे पास जो थे इट इज दीज आर दी शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट, ये शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट थे। ऐसे करके हमारे पास टोटल 4 स्ट्रेस कंपोनेंट इन केस ऑफ 2D डायग्राम हमारे लिए दिखाई दे रहा था। अब अपन थोड़ा सा आगे आते हैं, चीजों को थोड़ा और समझने की, चीजों को थोड़ा और सुनने की कोशिश करते हैं मेरे भाइयों बहनों। द कंडीशन इज दिस, कंडीशन हमारे पास कुछ ऐसा था, देखिए बड़े ध्यान से। द कंडीशन इज दिस, मैंने आपके सामने बोला कि मान लीजिए अगर हमारे पास 3D बॉडी होता, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 3D बॉडी, अगर हम 3 डायमेंशनल बॉडी की बात करते हैं, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 3D बॉडी और 3 डायमेंशनल बॉडी, देन व्हाट विल हैपन, क्या होने वाला रहेगा, ये हमें देखना पड़ेगा और थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 3D बॉडी, अगर हम 3D बॉडी की बात कर रहे थे, 2D और 3D बॉडी में केवल एक डिफरेंस है कि यहाँ पर एक एडिशनल एक्सिस है, दिस इज एक्सिस Z, है ना। अभी तक क्या हो रहा था, ओनली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ 2D बॉडी, अगर हम 2D बॉडी की बात कर रहे थे तो 2D बॉडी में केवल और केवल, अगर हम आपके सामने 2D बॉडी की बात कर रहे थे तो इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल बॉडी, 2 डायमेंशनल बॉडी में केवल और केवल जो हम बात कर रहे थे वो x और y डायरेक्शन की कर रहे थे। बट इन केस ऑफ 3D बॉडी x और y की जगह मुझे z डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही बोल रहा हूं, हमें z डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा। यार 100 बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात। अब देखना बड़े ध्यान से, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग अ बॉडी, आई विल कंसीडरिंग अ बॉडी हियर, मैं आपके सामने एक 3D बॉडी कंसीडर करता हूं। सपोज दिस इज अवर 3D बॉडी, ये हमारे पास 3D बॉडी है, या फिर एक काम करूंगा, इसको फ्री हैंड बनाने की कोशिश करता हूं जरा, ताकि हम थोड़ा बड़ा डायग्राम बना सकें अपने हिसाब से। तो मैंने आपसे बोला सपोज दैट दिस इज अवर 3D बॉडी, ये हमारे पास 3D बॉडी है। अच्छे तरीके से सुन लेना बच्चों, आई विल कंसीडरिंग हियर, मैंने आपके सामने कंसीडर किया कि दिस इज अवर कौन सा बॉडी, सो आई विल से दिस इज अवर 3D बॉडी, ये हमारे पास 3D बॉडी है। So this body is said to be a 3D body, ये हमारे पास 3D बॉडी है। If I am talking about 3D body, अगर हम 3D बॉडी की बात करेंगे कुछ इस तरीके से, हमारे पास एक 3 डायमेंशनल बॉडी इज टू बी गिवन, है ना, एक हमारे पास 3 डायमेंशनल बॉडी यहाँ पर गिवन दिया हुआ है। So I will say दिस इज अवर कौन सा बॉडी, सो आई विल से दिस इज अवर 3D बॉडी, ये हमारे पास 3D बॉडी इज टू बी देयर। ठीक है, ये 3D बॉडी है। अब जब मैं इस 3D बॉडी की आपके सामने बात करूंगा बच्चों, तो यहाँ पर हमें 3 डायरेक्शन ऑटोमेटिकली दिखाई दे रही होंगी। ठीक है ना, हमारे पास यहाँ पर 3 डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे रही है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक डायरेक्शन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अच्छा, सभी बच्चों को मैं एक बात इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, मैंने आई थिंक ये बात पहले भी बोली थी, आज फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ। बेटा आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ टुडे, ठीक है, आप ये मत समझना अभी मैं क्या है ना 4 या 5 दिन की छुट्टी पर जा रहा हूँ, यानी संडे तक की छुट्टी पर रहूंगा। एक थोड़ा तीर्थ स्थान है हम लोगों का, आप लोगों ने नाम सुना होगा शिखर जी, सम्मेद शिखर, है ना, पारसनाथ झारखंड में है। तो मैं वहां जा रहा हूँ एक्चुअल में थोड़ा 5 दिन के लिए। ठीक है बच्चों, अब मैं 5 दिन के लिए वहां पर जा रहा हूँ, तो 5 दिन में क्लास नहीं ले पाऊंगा अभी 5 दिन के लिए। बाकी मंडे से मैं डायरेक्टली इस जो भी टॉपिक अभी अपना आज जितना भी कवर होगा उसके आगे मैं मंडे से कवर करूंगा।
तो आप ये मत सोचिएगा कि क्या कहते हैं सर ने सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दिया, नहीं, मैंने वादा किया है मैं पूरा सॉम पढ़ाऊंगा, दैट मीन्स मैं पूरा सॉम पढ़ाऊंगा। उसके बाद अपन क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे मंडे से, तो आपका जो 4 दिन का गैप हुआ है उस 4 दिन के गैप को भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन इस क्लास के बाद की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मंडे को होगी, मैं 4-5 दिन की छुट्टी पर हूँ, सीधी बात। चलिए, सो हमने आपके सामने 3D बॉडी कंसीडर किया। इफ आई एम कंसीडरिंग अ 3D बॉडी हियर, तो अगर हम 3D बॉडी की बात कर रहे हैं तो 3D बॉडी में आप देखिएगा ये हमारे पास x डायरेक्शन है, सो आई विल से इट इज अ x डायरेक्शन। ये हमारे पास जो दिखाई दे रहा है दिस डायरेक्शन इज सेड टू बी अ y डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन है। और हियर आई विल डिस्कस ये जो डायरेक्शन हमें दिखाई दे रहा है दिस डायरेक्शन इज सेड टू बी अ z डायरेक्शन। तो एक हमारे पास x डायरेक्शन था, एक हमारे पास y डायरेक्शन है, एंड दिस डायरेक्शन इज सेड टू बी अ z डायरेक्शन। इसको हमने z डायरेक्शन आपके सामने नाम दिया था, ठीक है ना, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन, ठीक है ना। नहीं, उसमें थैंक यू बोलने की कोई बात नहीं है, अंकित जैन का वादा झूठा नहीं है, ठीक है ना। मैं सॉन्ग करवाऊंगा, दैट मीन्स करवाऊंगा, ठीक है। और मंडे से मैं क्लास लूं या ट्यूसडे से क्लास लूं, क्लास लूंगा, और जैसे ही क्लास लूंगा उसके बाद कोई गैप नहीं होगा, संडे को भी आपकी क्लास ली जाएगी, इस बात की भी मेरी गारंटी है। थोड़ा सा धर्म ध्यान की तरफ चला जाऊं 5-10 दिन के लिए, थोड़ा मन भी शांत हो जाएगा, इस मोह माया से बच के थोड़ा सा दूर जाना चाहता हूँ कुछ दिन के लिए। बस सिर्फ 4 या 5 दिन मांग रहा हूँ अपने स्टूडेंट से, ओनली 4 और 5 डेज। मैं अपनी जिंदगी थोड़ा पीस में बिताना चाहता हूँ, थोड़ी शांति में बिताना चाहता हूँ, परमात्मा के चरणों में व्यतीत करना चाहता हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ, मेरी मैडम के साथ, थोड़ा सा एक तीर्थ स्थान पे जाके एक सात्विक जीवन जीना चाहता हूँ 5 से 7 दिन। बस इसके बाद मैं मंडे को आऊंगा और वापस से अपनी दुनिया में उलझ जाऊंगा, है ना। चलिए खैर आगे चलते हैं, लेट्स बी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला कि एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन आई विल कंसीडर। अच्छा, अब एक बात समझो, अगर मान लीजिए इस तरीके से एक स्ट्रेस इज एक्टिंग, इस वाले प्लेन पर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूँ, इस वाले प्लेन की, समझ रहे हो, इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूँ, इस प्लेन पर इफ स्ट्रेस इज एक्टिंग, अगर इस प्लेन पर स्ट्रेस एक्ट करेगा, आप इस प्लेन का मतलब समझो बच्चों, आप इस प्लेन का मतलब समझो, इस प्लेन का मतलब लाइक दिस, अगर हम इस प्लेन की बात करें आपके सामने, तो इस प्लेन का मतलब लाइक दिस, जैसे कि हाय चौधरी जी हाय। सो मैंने आपसे बोला इस प्लेन का मतलब लाइक दिस, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूं, सो आई विल कंसीडरिंग अ प्लेन लाइक दिस, इस तरीके से हमारे लिए ये प्लेन दिख रहा है भाई, ये वाला प्लेन ऐसे ही दिखेगा ना, ऐसे ही दिखेगा, ये वाला प्लेन लाइक दिस, इस तरीके से ही दिखेगा। अब इस वाले प्लेन पर आई एम अप्लाइंग अ स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस जो हम अप्लाई कर रहे हैं इस प्लेन पर, अच्छा पहली बात तो बताओ ये वाला जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, गिव मी आंसर प्लीज, सभी लोग आंसर दें कि ये वाला जो प्लेन है, चौधरी जी बताइए, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ओ ये क्या हो गया, जस्ट वेट। तो मैंने आपके सामने बोला ये वाला जो प्लेन है दिस इज अ प्लेन, क्या ये वाला प्लेन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही बात है, ये वाला प्लेन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है यार, इसका सीधा मतलब है कि इस पूरे प्लेन पर आई का वैल्यू तो एक्स ही हो जाएगा, इस पूरे प्लेन पर आई का वैल्यू तो एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इट इज परपेंडिकुलर ऑफ इट्स एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए इस प्लेन पर आई का वैल्यू तो एक्स ही हो जाएगा, जे का वैल्यू चेंज होता रहेगा। अब देखो बड़े ध्यान से, क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ये जे का वैल्यू कैसे चेंज होगा, मैंने आपसे बोला क्वेश्चन ये आ रहा है सर व्हाट डू यू मीन अबाउट जे, जे का वैल्यू कैसे चेंज होगा सर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे चेंज होगा जे का वैल्यू। देखो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इट इज टाउ, आई का वैल्यू एक्स रहेगा, और जे का मतलब डायरेक्शन, तो ये किस डायरेक्शन में जा रही है, स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में जा रही है यार, ये एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो ये सिंपल हो जाएगा, इट इज अ टाउ एक्स एक्स। हमें मालूम है, हमें ये बात तो मालूम है कि एक्चुअल में ये जो टाउ है इट इज परपेंडिकुलर ऑफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसी को हम सिग्मा एक्स एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में इट इज अ नॉर्मल स्ट्रेस, और नॉर्मल स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एम आई राइट। सिमिलरली अगर मान लीजिए इस तरीके से एक स्ट्रेस इज एक्टिंग, अगर इस तरीके से एक स्ट्रेस एक्ट करेगा, अब इस तरीके से अगर स्ट्रेस एक्ट करेगा तो बेटा प्लेन तो यही है, यानी आई का वैल्यू तो एक्स ही रहेगा, और वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस जा रही है, क्या इसका वैल्यू टाउ एक्स वाई लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए,
ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका था कि इसका वैल्यू अपन को टाउ एक्स बाय ही लिखना पड़ेगा। एक्स क्यों? क्योंकि ये जो प्लेन है ये एक्स के परपेंडिकुलर है, और ये जो तो एक्स के परपेंडिकुलर, इसलिए इस प्लेन के लिए आई का वैल्यू एक्स रहेगा, और ये स्ट्रेस y डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसलिए j का वैल्यू इज बिकम इक्वल टू y, j का वैल्यू y रहेगा। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, अगर स्टेटमेंट क्लियर है तो हाँ या ना बोलो, ताकि मुझे पता पड़े मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। प्लीज गिव मी आंसर। अब देखिए, मैंने आपसे बोला अब एक z डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लगेगा। बेटा आप समझो, एक्चुअल में z डायरेक्शन आपकी तरफ है। मैंने आपसे बोला एक्चुअल में जो z डायरेक्शन है वो z डायरेक्शन आपकी तरफ है, लेकिन मैं आपकी तरफ बना नहीं पा रहा हूं, इसलिए इसको ऐसा बनाया है, ठीक है ना। रियलिटी में ये आपकी तरफ है, बोर्ड से बाहर निकली होगी या फिर बोर्ड के अंदर घुसी होगी। आर यू गेट माय पॉइंट? अब मेरी बात को समझिए, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं, वो क्या डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आपने इस तरीके से स्ट्रेस एक्ट किया तो स्ट्रेस को तो रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से, और प्लेन, भाई ये जो प्लेन है ये x के परपेंडिकुलर है, यानी कि x i का वैल्यू x हो गया, और ये z डायरेक्शन में आ रहा है, सो दिस इज टाउ एक्स जेड। समझ रहे हो? इट इज टाउ एक्स जेड। आर यू गेट माय पॉइंट? बच्चों को समझ में आ रहा है? अगर आंसर नहीं दोगे तो मुझे क्लास मजबूरी में छोड़नी पड़ेगी, फिर आप लोग रिस्पॉन्सिबल रहोगे। आंसर बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमने आपसे बोल दिया। इसी तरीके से आप चाहो तो इस वाले प्लेन पर भी काम कर सकते हो यार। इसी तरीके से आप चाहो तो ऊपर वाले प्लेन पर भी काम कर सकते हो। सर कैसे करूंगा ऊपर वाले प्लेन पर? आई विल एक्सप्लेन। मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, सबसे पहली बात तो ये ऊपर वाला प्लेन जो है, ये जो ऊपर वाला प्लेन हमारे पास है लाइक दिस, इस तरीके से ऊपर वाला प्लेन है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला प्लेन, ये पिंक कलर से मैं जो बना रहा हूँ, पिंक पिंक है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला प्लेन लाइक दिस, ये वाले प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला, ये सामने वाले प्लेन की आपने बात कर ली, अब हम ऊपर वाले प्लेन की बात कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाला प्लेन है ये एक्चुअल में किस एक्सिस के परपेंडिकुलर है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऊपर वाला प्लेन, तो अगर हम इस ऊपर वाले प्लेन की बात करें तो ये ऊपर वाला प्लेन किस एक्सिस के परपेंडिकुलर है? मुझे आराम से दिख रहा है ऊपर वाला प्लेन y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो एक बात तो सर क्लियर है कि इस प्लेन के लिए i का वैल्यू y हो जाएगा। समझ रहे हो? इस प्लेन के लिए i का वैल्यू क्या हो जाएगा? इस प्लेन के लिए i का वैल्यू y हो जाएगा। इस प्लेन पर आने वाली सभी स्ट्रेस के लिए i का वैल्यू y हो जाएगा। i का वैल्यू y क्यों हो जाएगा बच्चों? i का वैल्यू y इसलिए हो जाएगा, i का वैल्यू y इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक्चुअल में दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर ऑफ y एक्सिस, ये पाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए i का वैल्यू इज बिकम इक्वल टू y, i का वैल्यू y के बराबर होगा। अब आप मेरी बात समझो भाई, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो इस प्लेन पर भी, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लेन की बात कर रहा हूं तो इस पर्टिकुलर प्लेन पर भी नॉर्मल स्ट्रेस भी आएगा, शेयर स्ट्रेस इज आल्सो एक्टिंग, शेयर स्ट्रेस भी एक्ट करेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए इस प्लेन पर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है लाइक दिस, इस तरीके से स्ट्रेस एक्ट करेगा, स्ट्रेस इज टाउ, आई का वैल्यू इज y, और स्ट्रेस भी y डायरेक्शन में जा रहा है तो j का वैल्यू भी y होगा। अगर मान लो स्ट्रेस इज एक्टिंग लाइक दिस, इस तरीके से स्ट्रेस एक्ट करता तो रिप्रेजेंटेड बाय टाउ, आई का वैल्यू y, और x डायरेक्शन में स्ट्रेस जा रहा है इसलिए ये हो जाएगा टाउ yx। इसी तरीके से z डायरेक्शन में स्ट्रेस इज एक्टिंग लाइक दिस, तो स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ, अच्छा इसी प्लेन पर एक्ट कर रहा है, प्लेन y एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो i का वैल्यू y, i का वैल्यू y, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है? z डायरेक्शन में, तो इट इज टाउ yz, ये z डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए ये हो जाएगा टाउ yz। इट्स अ वेरी सिंपल कांसेप्ट, ये बहुत ही सिंपल कांसेप्ट है। नहीं दोगे आंसर? समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ तो यार। तो इट इज द वैल्यू ऑफ टाउ yz, ये टाउ yz है, तो इट इज अ टाउ yy। अब वो बात अलग है कि टाउ yy जो है इट इज नॉर्मल टू द सरफेस, ये सरफेस के नॉर्मल है इसलिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, तो हम इसको टाउ yy की जगह क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सिग्मा yy। हम टाउ yy की जगह क्या लिख सकते हैं? टाउ yy की जगह लिख सकते हैं सिग्मा yy। तो हमने दो प्लेन सॉल्व कर लिए। इसी तरीके से एक तीसरा प्लेन है, ये सामने वाला, इसी तरीके से तीसरा प्लेन है, ये सामने वाला प्लेन इज टू बी देयर। तो अगर मैं सामने वाले प्लेन की बात करूं तो ये सामने वाला प्लेन, ये हमारे लिए जो सामने वाला प्लेन दिखाई दे रहा है, ये सामने वाला प्लेन किस एक्सिस के परपेंडिकुलर है? तो आप बोलेंगे सर ये z एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इट इज परपेंडिकुलर ऑफ इट्स z एक्सिस, ये z एक्सिस के परपेंडिकुलर है यार। यानी अगर ये z एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो 1 करोड़ बातों की एक बात, 1 करोड़ बातों की एक बात कि इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए i का वैल्यू z होगा क्योंकि दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। तो i का वैल्यू कितना होगा? तो इन दिस पर्टिकुलर प्लेन, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लेन की बात कर रहा हूं, सो जस्ट अ वेट,
इन दिस पर्टिकुलर प्लेन i इज इक्वल टू z, जो i होगा वो एक प्रकार से देखा जाए तो i जो होगा वो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो वो काय के बराबर, यानी वो z होगा, क्योंकि ये प्लेन जो है वो z एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना। ये वाला जो सामने वाला प्लेन था, मैंने आपसे बोला ये जो सामने वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये जो सामने वाला प्लेन है, इट इज परपेंडिकुलर ऑफ इट्स z एक्सिस, ये z एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए i का वैल्यू इज बिकम इक्वल टू z। i का वैल्यू जो होगा वो z के बराबर होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। द वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू z, जो i का वैल्यू होगा वो काय के बराबर होना चाहिए, वो z के बराबर होना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा याद रखिए और समझने की कोशिश करिएगा। मेरे परम प्रिय भाइयों बहनों माताओं, बड़े ध्यान से सुनना अंकित क्या बोलना चाह रहा है। अब मान लो यहां पर एक स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, स्ट्रेस लाइक दिस, इस तरीके से इसने एक स्ट्रेस एक्ट किया। अब ये नॉर्मल टू द सरफेस है, अगेन बात वही है, ये नॉर्मल टू द सरफेस है बेटा। स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस मैं आपके सामने लगा रहा हूं, इट इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन एंड स्ट्रेस इज एक्टिंग लाइक दिस, इस तरीके से स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, इट इज नॉर्मल टू द सरफेस। लेकिन मैं ऐसा बना नहीं पा रहा हूं, इसलिए ऐसा बनाया मैंने, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें टाउ, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका टाउ, आई का वैल्यू z है ही और z डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए ये हो जाएगा टाउ z z। आई का वैल्यू तो z है ही, आई का वैल्यू तो z है ही और z डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए ये हो जाएगा टाउ z z। और वो बात अलग है कि टाउ z z नॉर्मल स्ट्रेस है, तो हम इसको सिग्मा z z लिख सकते हैं। मैंने आपसे बोला टाउ z z क्या है, तो टाउ z z एक नॉर्मल स्ट्रेस है, इसीलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा z z। याद रखना, इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा z z। थोड़ा आगे चलते हैं, चीजों को समझने की और सुनने की कोशिश करेंगे। व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों माताओं। कंडीशन इज दिस, कंडीशन हमारे पास कुछ ऐसा है। अब इसी तरीके से एक स्ट्रेस भाई इस पर ऐसे भी तो लिख सकता है सामने वाले प्लेन पर, तो सामने वाले प्लेन पर ये स्ट्रेस लगेगा, इट इज शेयर स्ट्रेस टाउ, आई का वैल्यू z है और y डायरेक्शन में जा रहा है तो zy हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से स्ट्रेस इज एक्टिंग लाइक दिस, इस तरीके से स्ट्रेस एक्ट करता है, इट इज टाउ, आई का वैल्यू z है और x डायरेक्शन में जा रहा है तो टाउ zx हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से वेरियस स्ट्रेस कंपोनेंट्स आर टू बी देयर, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रेस कंपोनेंट होंगे। तो 3 स्ट्रेस कंपोनेंट इस प्लेन पर, 3 स्ट्रेस कंपोनेंट इस प्लेन पर, 3 स्ट्रेस कंपोनेंट इस प्लेन पर, तो टोटल होगा 9 स्ट्रेस कंपोनेंट। हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स बनेगा। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स, इन सबको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो, तो इट इज सेड टू बी अ स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स। इसी को तो स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स बोला था। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको उठाया और हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया। जब हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, इट इज सेड टू बी अ स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स। इसी को हम आपके सामने बच्चों स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स का नाम देंगे। गेट माय पॉइंट। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, चलो इसको अरेंज करो जरा। इफ यू अरेंज इट, अगर आप अरेंज करोगे तो अरेंज कैसे होगा, मैट्रिक्स यहां पर हो जाएगा टाउ आई जे, टाउ आई जे, फिर अपन ने मैट्रिक्स बनाया, इट इज सिग्मा एक्स एक्स, पहले फर्स्ट प्लेन का लिखो सिग्मा एक्स एक्स, फिर आ जाएगा टाउ एक्स वाई, फिर आ जाएगा टाउ एक्स जेड, ठीक है ना। नेक्स्ट आई विल डिस्कस, नेक्स्ट हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। नाउ सी हियर प्लीज, नाउ सी हियर प्लीज। तो मैंने बोला सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, ये आ गया। सेकंड आई विल डिस्कस हियर, मैं आपके सामने क्या डिस्कस कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड प्लेन। अगर हम सेकंड प्लेन की आपके सामने बात करें तो सेकंड प्लेन देखिएगा, फर्स्ट प्लेन ये हो गया, सेकंड प्लेन आप बाय वाले को मान लो। तो हमने बोला इट इज टाउ वाई एक्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड प्लेन की अगर हम बात करेंगे, इट इज टाउ वाई एक्स। ये हमने बोला आपके सामने सिग्मा वाई वाई, और ये हमने आपके सामने बोला इट इज टाउ वाई जेड। सिमिलरली आई विल डिस्कस, हम आपके सामने इस वाले की बात करेंगे, इट इज टाउ जेड एक्स, टाउ जेड एक्स। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा इट इज टाउ जेड वाई, और नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा इट इज सेड टू बी अ सिग्मा जेड जेड। ये सिग्मा जेड जेड है, ठीक है ना। तो ये हमने आपके सामने बोला।
अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बना, इट इज अ स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स, ये हमारे पास स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स बना इन केस ऑफ 3D। ये 3D के केस का स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स है। इट इज द स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स इन केस ऑफ 3D। ये 3D का स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स है, 3 डायमेंशनल का स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स मैंने आप लोगों के सामने बना दिया। मेरे भाइयों बहनों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो डायगोनल कंपोनेंट्स हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, अगर मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो डायगोनल कंपोनेंट्स हैं, these diagonal components are called normal stress component। ये normal stress component होने चाहिए, चाहे हम 3D की बात करें चाहे हम 2D की बात करें। तो in case of 3D और in case of 2D, if I am talking about in stress tensor matrix, diagonal components are always be a normal stress component। जो diagonal component होंगे वो हमेशा ही normal stress component ही होंगे। याद रखना, जो diagonal component होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, वो हमेशा normal stress component होंगे। इस बात को आपको याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आप देख पा रहे होगे टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट कितने हैं। सो आई विल से इन केस ऑफ 3D टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट कितने होंगे। तो इन केस ऑफ 3D हियर, अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं, टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट इज बिकम इक्वल टू 9। हमारे पास 9 टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट हैं। The total stress component is become equal to 9। हमारे पास 9 total stress component हैं। इन 9 total number of stress component में से आप देख पा रहे होगे 6 shear stress component हैं और केवल ये बीच वाले 3 normal stress हैं। ठीक है ना, 6 shear stress component हैं और 3 क्या हैं, normal stress component हैं। तो मैंने आपके सामने बोला टोटल 9 में से 6 shear stress component हैं, 6 जो हैं इट इज अ shear stress component, ये shear stress component है। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 3, अगर हम 3 की बात करें, 3 normal stress component है। ये याद रखना और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, अभी आप लोग देखते जाइए। तो मैंने बोला 6 shear stress component हैं और 3 क्या हैं, 3 normal stress component हैं। There will be a 6 shear stress component and 3 normal stress component। याद रखिएगा, there will be a 6 shear stress component and there will be a 3 normal stress component is to be there। ठीक है ना, 3 normal stress component हैं और 6 क्या हैं, 6 shear stress component हमारे पास दिखाई दे रहे होंगे। ये बात आप याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों माताओं। अब देखो, मैं आपके सामने एक बात बताता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आरसीसी वगैरह जब आप पढ़ोगे तो आपको अंकित की याद जरूर आएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। मैं आपको बताता हूँ कि इनको पढ़ के हमने क्या उखाड़ लिया। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर होगा, कि सर इतनी खतरनाक चीजें पढ़ा क्यों रहे हो, है ना, मैट्रिक्स पढ़ के हम क्या उखाड़ लेंगे, वाई यू आर टीच दिस टाइप ऑफ अननेसेसरी थिंग, क्यों पढ़ा रहे हो आप हमें। तो चलिए आप बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चों, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक्चुअल में क्या है, व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं क्या डिस्कस करूंगा, बड़े ध्यान से सुनिए। एक्चुअल में क्या है, बात कुछ ऐसा है बच्चों कि बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बात कुछ ऐसा है, जब भी आपके टीचर, बड़े ध्यान से सुन लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप रिकॉर्ड कर सकते हो मेरी बात को, बाद में क्लिप काट लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये कंसेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने आपसे बोला कि इन केस ऑफ 3D 9 स्ट्रेस कंपोनेंट हैं, देयर विल बी अ 9 स्ट्रेस कंपोनेंट इन केस ऑफ 3D स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स। Out of these 9 stress components, 6 are shear stress component and 3 are normal stress component। मेरे बच्चों, अगर मान लीजिए कभी भी कोई भी टीचर आपको आरसीसी पढ़ाएगा, तो आपके टीचर जब आरसीसी पढ़ाते हैं और आपको बीम स्ट्रक्चर सॉल्व करना सिखाते हैं, तो हमें हमेशा हमारे टीचर बोलते हैं कि अगर आप बीम को बेंडिंग के लिए डिजाइन कर रहे हो, तो आपको शेयर का चेक भी लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर आप बीम को बेंडिंग के लिए डिजाइन कर रहे हो तो आपको शेयर का चेक भी लगाना पड़ेगा। और शेयर का चेक इसलिए लगाना है क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस केवल और केवल नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट के कारण आएगा, और नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट तो हमारे पास केवल 3 है। तो अगर आप बेंडिंग के लिए बीम को डिजाइन करना चाहते हो, इसका मतलब आप केवल उसको नॉर्मल स्ट्रेस के लिए डिजाइन कर रहे हो। अगर आप शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट का उसमें चेक नहीं लगाओगे तो आपका बीम तो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि आपने केवल 3 स्ट्रेस कंपोनेंट के लिए उसको शेप किया है, आपने बाकी 6 को तो छोड़ दिया भैया।
तो इसीलिए अगर बीम को आप बेंडिंग के लिए डिजाइन कर रहे हो तो इट इज नेसेसरी टू अप्लाई द चेक ऑफ shear stress, because if in any 3D structure if three normal stresses are acting, then six shear stress simultaneously acting at same time on a plane. Are you get my point? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? प्लीज गिव मी आंसर. मैंने आपसे बोला बच्चों कि यदि मान लीजिए आई विल से, मैंने आपसे बोला कि अगर मान लीजिए कभी भी आरसीसी के टीचर आपसे ये बोलें कि आप बीम स्ट्रक्चर को डिजाइन करो और बेंडिंग के लिए डिजाइन करो, तो बच्चों आपके टीचर आपको बेंडिंग के साथ साथ शेयर का चेक अवश्य ही लगवाएंगे. मैंने आपसे फिर बोल रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं अपना स्टेटमेंट. यदि आरसीसी के टीचर आपके सामने बीम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं और अगर वो आपसे ये बोलें कि बीम को बेंडिंग के लिए डिजाइन करो, तो वो आपको शेयर का चेक भी उसमें लगवाएंगे. और उसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस एक नॉर्मल स्ट्रेस है. और नॉर्मल स्ट्रेस अगर किसी भी स्ट्रक्चर पर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं और अगर वो स्ट्रक्चर 3D शेप का है तो उसमें नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट केवल 3 है. अगर आप उसको बेंडिंग के लिए डिजाइन कर रहे हो मतलब आप इन 3 स्ट्रेस कंपोनेंट के लिए तो उनको शेप बना चुके, लेकिन आपको शेयर का चेक लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेम टाइम पर उसी पर्टिकुलर प्लेन पर 6 शेयर स्ट्रेस भी एक्ट कर रही हैं. तो अगर आपने 3 स्ट्रेस से शेप कर लिया और 6 से शेप नहीं किया तो आपका बीम बेंडिंग के साथ साथ शेयर में भी टूट जाएगा. मैं कभी नहीं चाहता शेयर फेलियर में लगकर, मैं चाहता हूं हमारा बीम बेंडिंग भी रजिस्ट कर ले, शेयर भी रजिस्ट कर ले. एम आई राइट? तो इसलिए बेटा बेंडिंग के लिए जरूर डिजाइन करते हो बट शेयर का चेक लगाना जरूरी है क्योंकि 3 नॉर्मल स्ट्रेस आती हैं तो साथ में 6 शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट्स आर आल्सो एक्टिंग ऑन अ प्लेन एट अ सेम टाइम साइमल्टेनियसली. ये मैं आप लोगों के सामने थोड़ा बताना चाहता था. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हमने मुंह से बोल दिया मेरे भाइयों बहनों. अब ये जो अभी हमने पढ़ा अभी पिछले 2-3 क्लासेस में, ये हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा. आज की क्लास में मैं आपको स्ट्रेन के बारे में भी पढ़ाता हूं थोड़ा सा. जैसे एक बच्चा पहले मुझसे बोल रहा था कि सर स्ट्रेन में बड़ी दिक्कत होती है. मैंने उससे बोला था 2 दिन का सब्र कर लो, आपको स्ट्रेन में दिक्कत नहीं होगी. आज वही दूसरा दिन है जिसका इंतजार आपको 2 दिन पहले था. मेरे भाइयों बहनों, यदि मैं आपके सामने स्ट्रेन की बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेन, तो अगर मैं आपके सामने स्ट्रेन के बारे में बात करूंगा तो मैं ऐसा बोलता हूं कि इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन. मैंने ऐसे ही बोला था कि स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन का रेशियो है. और मैंने आपके सामने पहली क्लास में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की पहली कक्षा में आपको बताया था कि स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, ये इकाई विहीन राशि है. यानी इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये हमने आपसे बोला था. तो अगर मैं आपके सामने बेसिक डेफिनेशन एक बार और लिख दूं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है. मैं आपके सामने लिख सकता हूं इट इज द रेशियो ऑफ, मैं आपके सामने लिख सकता हूं इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू द, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू द, it is the ratio of change in dimensions to the original dimension. It is the ratio of change in dimensions to the original dimension. ये change in dimension to the original dimension का ratio होगा. So मैंने आपसे बोला it is the ratio of change in dimension to the original dimension. ये change in dimension to original dimension का ratio होगा. If it is the ratio of change in dimension to original dimension, that means, और सेकंड पॉइंट हमने आपसे बोला था कि स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, एम आई राइट? इसकी कोई यूनिट नहीं है. सो मैंने आपसे ये भी बोला था स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है. स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. ये जो हमारे पास होगा ये यूनिटलेस क्वांटिटी है. तो स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपके सामने स्ट्रेन के बारे में बात करूंगा तो जैसे स्ट्रेस 2 तरीके का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस, इसी तरीके से स्ट्रेन भी 2 तरीके का होता है, नॉर्मल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन. मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने आपसे बोला जैसे स्ट्रेस 2 तरीके का होता था, नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, इसी तरीके से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेन, अगर हम स्ट्रेन की बात करेंगे
तो स्ट्रेन भी दो तरीके का होता है, एक हमारे पास होगा नॉर्मल स्ट्रेन। सो स्ट्रेन भी दो तरीके का हो सकता है, एक हमारे पास हो सकता है इट इज अवर नॉर्मल स्ट्रेन, एक हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेन होगा एंड द अनदर स्ट्रेन इज सेट टू बी अ शेयर स्ट्रेन। तो एक हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेन होगा, अनदर स्ट्रेन कौन सा होगा, इट इज सेट टू बी अ शेयर स्ट्रेन, ये शेयर स्ट्रेन होगा। अगेन नॉर्मल स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन, नॉर्मल स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर स्ट्रेन, अगर हम शेयर स्ट्रेन की बात करेंगे तो शेयर स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, नॉर्मल स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन, नॉर्मल स्ट्रेन को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर स्ट्रेन देन शेयर स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, हम इसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे परम प्रिय भाइयों बहनों माताओं, अच्छे तरीके से सुनिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो हमने बोला स्ट्रेन दो तरीके का, एक नॉर्मल स्ट्रेन, एक शेयर स्ट्रेन। अब बड़े ध्यान से सुनना, अंकित आपसे क्या बोलना चाहता है, ठीक है ना, आराम से मंत्र मुग्ध होकर सुनिएगा, ठीक है ना। आप लोगों ने अगर कभी जिंदगी में रामायण वगैरह देखा हो तो उसमें आप लोगों ने एक लाइन जरूर पढ़ी होगी कि मंत्र मुग्ध भय सब नर नारी, है ना। तो जैसे जब लव कुश जी राम के दरबार में जाते हैं और लव कुश जब राम जी के दरबार में जाते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा वो प्रसंग बहुत फेमस है, टीवी में भी बहुत फेमस है, किताबों में भी, और बहुत फेमस है हम सबके जिंदगी में भी, कि जब लव कुश जी राम जी के पास जाते हैं, राम जी के दरबार में, और वो अपनी कथा सुनाते हैं, ठीक है ना। और जब वो अपनी कथा सुनाते हैं कि तो उसमें आप लोगों ने एक लाइन सुना होगा कि इतनी अच्छी कथा सुनाई जाती है कि मंत्र मुग्ध भय सब नर नारी, ठीक है ना, जितने भी लोग वहां खड़े सब मंत्र मुग्ध हो गए, ठीक है। तो मैं आपसे बोलता हूँ सिविल इंजीनियरिंग को इस तरीके से पढ़िए बच्चों, या अगर मान लो कोई मैकेनिकल या फिर कोई ऑटोमोबाइल का भी बच्चा है तो वो इंजीनियरिंग को इस तरीके से पढ़े कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ो तो आपके खोपड़े में केवल सब्जेक्ट चलना चाहिए। समझ में आ रहा है, जब आप सब्जेक्ट पढ़ो आपके खोपड़े में केवल सब्जेक्ट चलना चाहिए, ठीक है ना। आपके खोपड़े में हम पढ़ा रहे हैं स्ट्रेन, तो आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि यार काश उसकी जुल्फें खुल जाती, काश मुझे मजा आ जाता। तो समझ रहे हो ना, यानी फोकस्ड ऑन द गोल, फोकस्ड इन द गोल, आप गोल पर फोकस रहिएगा, ठीक है। आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर बनोगे इन फ्यूचर, ठीक है। आप रिप्रेजेंट करोगे अपने पब्लिक के लिए, आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग का गोल एकदम निश्चित होना चाहिए। कल मैं भोपाल से बीना की तरफ आ रहा था, यानी बीना इज माय होम टाउन, प्रेजेंटली आई लिव इन भोपाल। तो एक्चुअल में क्या है ना, जब मैं आ रहा था तो कल एक आदमी मिला मुझे, लगभग रात में 10-11 बजे की बात है ट्रेन में, और जब वो इंसान मिला तो ही इज सिविल इंजीनियर बट वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी, और एक वो छोटा सा एग्जाम देने जा रहा था, आईटीआई टीओ, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर। इट्स वन ऑफ द, यानी कहने का मतलब कि बहुत छोटा एग्जाम, पॉलिटेक्निक वालों का एग्जाम रहता है। तो एमपी में होता है, एमपीईएसबी, मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन कंट्रोल बोर्ड, ऐसे ही कुछ है उसका नाम। तो एमपीईएसबी इसको करवाता है। तो एमपीईएसबी जब इसको करवाता है तो वो जब एग्जाम दे रहा था कल, उसने बोला कि सर आपको तो मैंने देखा है यूट्यूब पर, ऐसे 2 घंटे 1.5 घंटे की रास्ता में, मैं जनरल डिब्बे में ही सफर कर रहा था, तो वो हमें मिला, बोला सर कि आपको तो मैंने यूट्यूब पर देखा है करके। तो फिर हमने उससे पूछा कहाँ जा रहे हो। वो हमसे बहुत बड़े थे एज में, लगभग मेरी समझ से 6 या 7 साल सीनियर होंगे हमसे। तो बोलते हैं कि सर हम वहाँ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम है एक, और लेकिन भले ही आदमी परेशान है। मैंने कहा तुम्हारा पैकेज अच्छा है, क्यों जाना? बोले सर प्राइवेट में काम बहुत है, और अब क्या है ना, बहुत ज्यादा मेहनत होती है, उतना पे आउट नहीं मिलता। ठीक है, उसकी बात एक्सेप्ट, लेकिन उसने भी लास्ट में यही बात बोली कि सर सिविल जैसी कोई ब्रांच नहीं है। समझ रहे हो, सिविल जैसी कोई ब्रांच नहीं है। ये तो अपने भाग्य हैं कि आप इस युग में सिविल में पैदा हुए हो जहाँ कंपटीशन अब कम हो गया। समझ रहे हो बच्चों, डोंट वेस्ट योर टैलेंट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। आप अपने टैलेंट को और अपनी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करिए। डोंट बी वेस्ट योर टैलेंट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। आप अपने टैलेंट को और अपॉर्चुनिटी को बेटा वेस्ट मत करिए, आप इसमें ग्रैप्स कर लो। विद इन 6 महीने, विद इन 1 ईयर नौकरी ले लो, मजा आ जाएगा जिंदगी में। मजाक नहीं कर रही है। फिर आओ साथ में टीचिंग करेंगे यार, क्या दिक्कत है, लेकिन नौकरी पहले निकालो। मैंने भी पहले नौकरी निकाली फिर टीचिंग स्टार्ट की। समझ रहे हो, नौकरी बहुत जरूरी है बेटा। सी, तो मैंने आपसे बोला कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेन हियर, तो स्ट्रेन दो तरीके का हमने बताया, एक हो गया नॉर्मल स्ट्रेन, एक हो गया शेयर स्ट्रेन।
अब मेरी बात को सुनना और बड़े ध्यान से समझना मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं और क्या डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने आपसे बोला कि सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग अ बॉडी हियर, मैं आपके सामने इस तरीके से एक बॉडी की बात कर रहा हूं। सो आई विल कंसीडरिंग अ बॉडी, मैंने आपके सामने इस तरीके से एक बॉडी कंसीडर किया। अब अगर मान लीजिए हम आपके सामने एक बॉडी की बात कर रहे हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉडी हियर एंड द लेंथ ऑफ द बॉडी इज बिकम कैपिटल एल, ये जो बॉडी का लेंथ है, द लेंथ ऑफ द बॉडी इज बिकम कैपिटल एल, हमने इस बॉडी का लेंथ कैपिटल एल बोल दिया। एंड यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी, यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी। तो अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर बॉडी पर आपने फोर्स को अप्लाई किया, इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी हियर, आपने इस पर्टिकुलर बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर दिया P। तो इफ यू आर अप्लाइंग अ P फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी, आपने इस पर्टिकुलर बॉडी पर P फोर्स अप्लाई किया, सो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स P, इस P फोर्स के एप्लीकेशन के कारण यू ऑलरेडी नो दैट कुछ इस तरीके से हमारे पास स्ट्रेन आएगा, है ना, यानी इस तरीके से हमारा बॉडी इज टू बी डिफॉर्म। अब यहाँ पर एक बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने आपसे बोला इसमें एक बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने आपके सामने बोला कि स्ट्रेन इस तरीके से आएगा, यानी ये बॉडी का लेंथ बढ़कर कितना हो गया, L प्लस डेल्टा L हो गया। बड़े ध्यान से सुनिए, इस बॉडी का लेंथ बढ़कर कितना हो गया, इस बॉडी का लेंथ बढ़कर बेटा L प्लस डेल्टा L हो गया। अगर देखना, अगर मैं अब देखो हमने ये 2D बॉडी कंसीडर किया है, आई विल कंसीडरिंग अ 2D बॉडी। मैंने आपके सामने बोला सर जी पेड बैच कैसे लें, इस पर बेटा नंबर आ रहा होगा, नहीं आ रहा है क्या? एक काम करो, मुझे इस नंबर पर कॉल मैसेज कर देना या कॉल कर लेना, 9893345123, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। 9893345123 इस नंबर पर मुझे मैसेज या कॉल कर देना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है ना। और इसके कमेंट बॉक्स में लिंक भी डलवा दूंगा। माय नेम इज अंकित जैन। चलिए सुनिएगा मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। तो मैंने आपके सामने बोला कि अगर मान लो, अब देखना यहाँ पर हमने 2D बॉडी कंसीडर किया है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 2D बॉडी, अगर हम 2 डायमेंशनल बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर डिस्कस करने की कोशिश करें, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2D बॉडी, तो यहाँ पर 2 डायरेक्शन दिखाई देनी है। ये वाला डायरेक्शन जो होगा इट इज y डायरेक्शन, और ये वाला डायरेक्शन जो होगा वो होगा x डायरेक्शन। बेटा जैसे स्ट्रेस ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। इसी तरीके से स्ट्रेन इज नाइदर बी वेक्टर नॉर बी स्केलर, स्ट्रेन भी ना तो वेक्टर होगा और ना स्केलर होगा, इट इज ऑल्सो अ टेंसर क्वांटिटी, वो भी टेंसर क्वांटिटी ही कहलाएगा। समझ रहे हो, स्ट्रेस इज नाइदर बी वेक्टर नॉर बी स्केलर, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। सिमिलरली स्ट्रेन इज नाइदर बी वेक्टर नॉर बी स्केलर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, ठीक है ना। स्ट्रेस और स्ट्रेन बोथ आर टेंसर क्वांटिटी। 100 बातों की एक बात, the stress and strain both are tensor quantities. Moment of inertia is also a tensor quantity, जिसमें एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ 2 डायरेक्शन अवेलेबल रहेगा। if in a single magnitude along with 2 direction, then it is said to be a tensor. In other word we can say tensor is a 2 degree vector, ठीक है ना। अदर शब्दों में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि टेंसर एक 2 डिग्री का वेक्टर है, 2 डिग्री का सदिश है। समझ रहे हो। अब देखिए मैंने आपसे बोला ये स्ट्रेन x डायरेक्शन में आ रही है यार, जैसे बेटा स्ट्रेस था ना, स्ट्रेन का भी रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होगा। मैं 1 मिनट में वापस वाले पेज पर आ रहा हूं, पहले मेरी बात सुनो। मैं अगर आप लोगों के सामने बोलूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेन, तो अगर हम स्ट्रेन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेन, तो जैसे स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन था ना, बिल्कुल सेम होएगा। सेम का मतलब क्या है, मतलब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बस एप्सिलॉन एक्स वाई के फॉर्म में। एक्स का मतलब क्या, या फिर एक्स वाई ना लिख के आई जे ही लिख दो, ठीक है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आई इज द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट, आई इज द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट ना, ये पहला सबस्क्रिप्ट है, ठीक है ना। तो आई इज द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये पहले लिख चुके हैं अपन। आई इज द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ प्लेन, आपका लोड किस प्लेन पर एक्ट कर रहा है और वो प्लेन किस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इट रिप्रेजेंट आई, वो आई रिप्रेजेंट करेगा। हेलो ब्रजेश, हाउ आर यू। अगर मैं जे की बात करूं
तो जे रिप्रेजेंट क्या करेगा, जे रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का डायरेक्शन किस, स्ट्रेन का डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेन किस डायरेक्शन में आ रहा है। सी हियर प्लीज, सो रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस, बिल्कुल सिमिलर रिप्रेजेंटेशन होगा, इट इज एप्सिलॉन IG। किसी किसी बुक में एप्सिलॉन XY भी लिखा है, वो भी गलत नहीं है, ये तो आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो। अब देखना, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं देख रहा हूं, यहां पर मैं देख रहा हूं कि फोर्स किस प्लेन पर लगा है, इस प्लेन पर फोर्स लग रहा है। मैंने आपसे देखा कि फोर्स किस प्लेन पर लग रहा है, फोर्स इस प्लेन पर लग रहा है, और ये प्लेन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये प्लेन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये प्लेन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो बेटा इस प्लेन के लिए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू तो एक्स हो गया, और ये स्ट्रेन अलोंग द लेंथ आ रहा है, और लेंथ किस डायरेक्शन में है, तो आपको दिख रहा होगा लेंथ एक्स डायरेक्शन में है। सर लेंथ एक्स डायरेक्शन में है, तो इस कंडीशन में जे का वैल्यू भी एक्स आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रेन निकलेगा, दिस स्ट्रेन इज एप्सिलॉन एक्स एक्स, क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रेन है, फोर्स क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल स्ट्रेन है, एप्सिलॉन एक्स एक्स, ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स एक्स, इट इज द नॉर्मल स्ट्रेन, ये नॉर्मल स्ट्रेन है, और जो लेंथ के डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रहा है वो एक्स डायरेक्शन में आने वाला स्ट्रेन है, इसलिए ये एप्सिलॉन एक्स एक्स होगा, क्योंकि जिस प्लेन पर फोर्स लग रहा है वो एक्स के परपेंडिकुलर है, तो आई का वैल्यू एक्स हो गया। और मैंने आपसे बोला कि लेंथ के डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रहा है, और लेंथ एक्स डायरेक्शन में ही तो है, एक्स डायरेक्शन में लेंथ है, वाई डायरेक्शन में डेप्थ है। डेप्थ की बात नहीं कर रहा अभी मैं, सिर्फ लेंथ की बात कर रहा हूं, इसलिए इट इज सेड टू बी एप्सिलॉन एक्स एक्स, इसको हम एप्सिलॉन एक्स एक्स के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। रियल जिंदगी में एक्स बेवफा है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक्स ही सब कुछ है, ये समझ लेना मेरे भाई बहनों। सी हियर व्हाट Ankit discuss in front of you, what I am discuss in front of you, see here please। ये तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेन है। नॉर्मल स्ट्रेन कब ऑब्जर्व होगा, जब फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल परपेंडिकुलर होगा, जब फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर होगा तब नॉर्मल स्ट्रेन इज टू बी डेवलप, जब नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप हो रहा होगा मेरे भाइयों बहनों। अब अपन शेयर स्ट्रेन की बात करें, मेरे भाई बड़े ध्यान से सुनना, शेयर स्ट्रेन का मतलब क्या है। आई अगेन कंसीडरिंग अ बॉडी, मेरे पास बॉडी कंसीडर करने के अलावा देयर इज नो वन मोर ऑप्शन, सो दिस इज आई अगेन कंसीडरिंग अ बॉडी, and this is also a 2D body, this is a 2D body, that means there will be a two directions. The first direction is said to be a y direction, the first direction is said to be a y direction, and the another direction is said to be a x direction, ठीक है ना। this direction is said to be a y direction and this direction is said to be a x direction। एक हमारे पास y direction है और एक हमारे पास x direction है। you are applying a force on this particular body, आपने इस पर्टिकुलर बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया। परम प्रिय भाइयों बहनों, हमने फोर्स इस तरीके से अप्लाई कर दिया, लाइक दिस, इस तरीके से हमने फोर्स अप्लाई किया, दिस इज P फोर्स। अच्छा, इन सब P का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहेंगी। अगर ये राइट वर्ड लग रहा है तो इसका अपोजिट लेफ्ट वर्ड लगेगा, अगर ये अपवर्ड लग रहा है तो इसका अपोजिट डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है ना, ताकि हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे। मैं आपको समझाऊंगा कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, उसकी चिंता मत करिए आप लोग, ताकि हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आराम से। याद रखना, जब भी फोर्स का डायरेक्शन पैरेलल ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जब भी हमारा फोर्स का डायरेक्शन, जब भी हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स पैरेलल ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, जब भी फोर्स का डायरेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल है, तो दिस इज अवर फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ प्लेन इज पैरेलल ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जब भी फोर्स का डायरेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल होगा, हमेशा शेयर स्ट्रेन फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है, हमेशा शेयर स्ट्रेन इज टू बी फॉर्म्ड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स P। इस P फोर्स के एप्लीकेशन के कारण, इस P फोर्स के एप्लीकेशन के कारण व्हाट विल हैपन, क्या होने वाला रहेगा मेरे भाइयों बहनों। सी हियर, सो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स P, ये पार्ट ऊपर जाएगा, ये पार्ट नीचे जाएगा, ये पार्ट आगे जाएगा, ये पार्ट पीछे जाएगा। यानी अगर अंकित गलत नहीं बोल रहा, तो अवर डायग्राम आफ्टर दैट हमारा जो डायग्राम होगा,
आफ्टर दैट जस्ट अ वेट प्लीज, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इफ आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, अगर मैं आपके सामने गलत नहीं बोल रहा हूं, तो हमारा जो डायग्राम होगा आफ्टर डिफॉर्मेशन, द डायग्राम लाइक दिस, जो डायग्राम होगा वो इस तरीके से जाना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? इफ आई एम नॉट टेलिंग अ झूठ, अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तो आप खुद समझ पा रहे हैं आफ्टर डिफॉर्मेशन द डायग्राम इज डिफॉर्म लाइक दिस, हमारा फिगर कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा। अब इस तरीके से हमारा डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा, तो अच्छे तरीके से सुनिएगा, इस तरीके से डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा तो यहां से एक एंगल बनेगा, इस एंगल को आई विल से गामा वाई एक्स, इस एंगल को आई विल से गामा वाई एक्स, और एक यहां पर एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज गामा एक्स वाई, ठीक है ना, दिस इज गामा वाई एक्स, दिस इज गामा एक्स वाई, ठीक है ना, ये एंगल फॉर्म हुए, ये एंगल फॉर्म हुए गामा एक्स वाई और गामा वाई एक्स। आप समझो मेरी बात। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेन इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन ही कहलाया ना, एक्स और वाई के बीच में ये प्लेन बन रहा है, इसलिए दिस प्लेन इज सेड टू बी एक्स वाई प्लेन। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेन इन एक्स वाई प्लेन, तो अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेन इन एक्स वाई प्लेन, बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, इससे क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा गेट का। तो मैंने आपसे बोला शेयर स्ट्रेन इन एक्स वाई प्लेन, अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेन इन एक्स वाई प्लेन, तो आप बोलोगे सर इट इज फाई एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा गामा एक्स वाई प्लस गामा वाई एक्स, समझ रहे हो? तो अगर हमने आपसे बोला फाई एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द शेयर स्ट्रेन इन एक्स वाई प्लेन, तो आप बोलोगे गामा एक्स वाई प्लस गामा वाई एक्स। गेट माय पॉइंट बेटा? लेकिन एक बात समझो यार मेरी बात समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मेरे भाइयों बहनों। कंडीशन ऐसी है जब ये फोर्स और ये फोर्स सेम है, जब ये फोर्स और ये फोर्स सेम है, यानी चारों फोर्स अगर सेम है, तो भैया ये एंगल अलग अलग नहीं बनेगा, ये एंगल सेम बनेगा, यानी गामा एक्स वाई एक्स के बराबर होना चाहिए। तो मैंने आपसे बोला इफ ऑल दी फोर फोर्सेस आर टू बी सेम, अगर सभी चार फोर्स सेम है, तो उस कंडीशन में जो गामा एक्स वाई है, तो उस कंडीशन में जो गामा एक्स वाई है वही गामा वाई एक्स के बराबर होगा। तो उस कंडीशन में हम ऐसा लिख सकते हैं फाई एक्स वाई इज इक्वल टू गामा एक्स वाई, और गामा वाई एक्स की जगह भी हम गामा एक्स वाई लिख देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा फाई एक्स वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ gamma xy। तो if I am talking about or interested to write gamma xy, तो gamma xy को हम लिख सकते हैं phi xy upon 2। ये याद रखना। तो हम गामा xy को क्या लिख सकते हैं, तो हम गामा xy को लिख सकते हैं बेटा phi xy by 2। इस बात को याद रखिए सभी बच्चों, हम गामा yx को लिख सकते हैं phi xy upon 2, ठीक है ना। If I am interested to write a gamma xy, then gamma xy is become equal to phi xy upon 2। ऐसा लिखा जा सकता है। गामा xy को क्या लिखा जा सकता है, गामा xy को phi xy by 2 लिखा जा सकता है। समझ रहे हो भैया? ऐसे हमने आपके सामने 2D में बताया, ऐसे ही 3D में काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो मेरी बात, अब मेरे पास 4 स्ट्रेस कंपोनेंट हैं। देखो जैसे एप्सिलॉन xx है, ऐसे ही एप्सिलॉन yy भी आ सकता है इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं आपके सामने 2D के केस में स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स, सॉरी, अब मैं आपके सामने अगर स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स की बात करूं, बस आप इतना समझ गए ना कि गामा को 5/2 लिखा जा सकता है। इतनी बात सबको क्लियर है कि अगर मैं गामा की बात करूं तो गामा को क्या लिखा जा सकता है, गामा को 5/2 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बातें पहले मैं बता देता हूं। यहां पर एक बात और लिख लीजिएगा, पहला स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, स्ट्रेन इज अ टेंसर क्वांटिटी। स्ट्रेन इज अ टेंसर क्वांटिटी, ये भी एक टेंसर क्वांटिटी है। आई विल से स्ट्रेन इज अ टेंसर क्वांटिटी, जो स्ट्रेन है वो क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी होगा। तो मैंने आपसे बोला स्ट्रेन इज अ टेंसर क्वांटिटी, जो हमारा स्ट्रेन है वो एक प्रकार से देखा जाए तो वो टेंसर क्वांटिटी है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। सेकंड बात मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं, अच्छे तरीके से सुनिए मेरे भाइयों बहनों माताओं, स्ट्रेन इज अ टेंसर क्वांटिटी। सेकंड बात आप लोग सुनिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे बोला सेकंड पॉइंट कि आप देख पा रहे हो, देखो जब हम नॉर्मल स्ट्रेन की बात कर रहे थे, नॉर्मल स्ट्रेन में क्या हो रहा है, एक रेक्टेंगल ब्लॉक था,
उसका लेंथ एलोंगेट हुआ, लेकिन वो रहा रेक्टेंगल ही। आप समझना मेरी बात भाइयों। भाइयों मैं क्या बोल रही हूं, बड़े ध्यान से समझो। मैंने आपसे बोला कि आपने रेक्टेंगल ब्लॉक पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स हमारा हमारा बॉक्स डिफॉर्म तो हुआ, हमारी बॉडी डिफॉर्म हुई, लेकिन वो रेक्टेंगल ही रही आफ्टर डिफॉर्मेशन भी। शेप चेंज नहीं हुआ, डायमेंशन चेंज हुआ है। मैं आपसे बोल रहा हूं शेप चेंज नहीं हुआ, डायमेंशन चेंज हुआ है। लेकिन अगर हम शेयर स्ट्रेन की बात करें तो इन केस ऑफ शेयर स्ट्रेन हमारी बॉडी स्क्वायर थी और आपने फोर्स अप्लाई किया, तो शेयर स्ट्रेन के कारण इट इज कन्वर्टिंग इनटू अ रियोम्बस। इट इज कन्वर्टिंग इनटू अ रियोम्बस। आप समझ पा रहे हैं? जब हमने आपके सामने नॉर्मल स्ट्रेन की बात किया तो नॉर्मल स्ट्रेन में रेक्टेंगुलर बॉडी रेक्टेंगल ही रहा, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द शेयर स्ट्रेन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, द स्क्वायर बॉडी इज कन्वर्टिंग इनटू अ रियोम्बस। The concept is this, नॉर्मल स्ट्रेन केबल चेंज इन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन शेप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और शेयर स्ट्रेन केबल चेंज इन शेप को रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। I again repeat my statement, my dear friends. I again repeat my statement. If you are applying a force normal to the surface, तो उस कंडीशन में उस कंडीशन में नॉर्मल स्ट्रेन इज टू बी डेवलप। बट जब आपने नॉर्मल स्ट्रेन निकाला था तो हमारा बॉडी रेक्टेंगल था। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द बॉडी विल गेट डिफॉर्म, एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन रेक्टेंगल बॉडी रेक्टेंगल ही रहा, बस इसका डायमेंशन चेंज हो गया। दैट मींस नॉर्मल स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन शेप को रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन आपने जब parallel of the cross section area force apply किया, shear strain is to be developed, and due to application of due to पैरेलल फोर्सेस ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जब हमने क्रॉस सेक्शन के पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो हमारा बॉडी डिफॉर्म कर गया। समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब द स्क्वायर बॉडी इज कन्वर्टिंग इनटू अ रियोम्बस। दैट मींस शेयर स्ट्रेन चेंज इन शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मेरे भाइयों बहनों, इस बात को थोड़ा याद रखना कि नॉर्मल स्ट्रेन हमेशा चेंज इन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि शेयर स्ट्रेन हमेशा चेंज इन शेप को रिप्रेजेंट करेगा। क्या सभी बच्चे इस बात से एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं? आंसर दिया करो। वन वे कम्युनिकेशन इज नॉट अ टीचिंग। वन वे कम्युनिकेशन टीचिंग नहीं है। आप लोग जितना आंसर देंगे उतना ज्यादा कंसेप्ट मैं अपने अंदर से बाहर निकाल पाऊंगा। बाकी अब आपकी मर्जी। तो मैंने आपसे क्या बोला, लिखिएगा, नॉर्मल स्ट्रेन रिप्रेजेंट चेंज इन डायमेंशन। Normal strain represent change in dimension. Normal strain represent change in dimension, not change in shape. Not change in shape. ये change in dimension को represent करेगा, change in shape को represent नहीं करेगा। समझ रहे हो? मैंने आपके सामने क्या बोला, इसी तरीके से मैं थोड़ा सा आगे आता हूं और चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरीके से हमने आपसे बोला शेयर स्ट्रेन रिप्रेजेंट चेंज इन शेप, नॉट चेंज इन डायमेंशन। So, मैंने बोला शेयर स्ट्रेन रिप्रेजेंट चेंज इन शेप। शेयर स्ट्रेन चेंज इन शेप को रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नॉर्मल स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन शेप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इस बात को याद रखना बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। समझ रहे हो? अब देखो, ये जो हमने स्ट्रेन कंपोनेंट निकाले हैं एक्स वाई प्लेन के लिए या 2D बॉडी के लिए, वो मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देता हूं। तो हमने आपसे बोला, अगर हम स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट
strain tensor matrix. So if I am talking about strain tensor matrix, अगर हम strain tensor matrix की बात करते हैं, if I am talking about strain tensor matrix, अगर हम strain tensor matrix के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले if I am talking about in case of 2D, 2 dimension. So अगर हम 2 dimension के बारे में रिप्रेजेंट करें तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एप्सिलॉन आई जे इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज एप्सिलॉन एक्स एक्स, फिर हमारे पास हो जाएगा गामा एक्स वाई, फिर यहाँ पर आ जाएगा गामा वाई एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन वाई वाई. सही बात है. यहाँ पर भी एक बात याद रखना, नॉर्मल जो डायगोनल कंपोनेंट्स होंगे, डायगोनल कंपोनेंट्स आर नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट, जो हमारे डायगोनल कंपोनेंट होंगे वो नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट कहलाएंगे. ठीक है ना. जैसे हम जब स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स बनाते थे तो इन केस ऑफ स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स जो हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट हैं, ये कैसे थे, नॉर्मल स्ट्रेस, जो हमारे पास डायगोनल कंपोनेंट थे वो नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट थे, लेकिन यहाँ पर जो डायगोनल कंपोनेंट है वो नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट होंगे. सही बात है. अब वो बात अलग है, हम गामा को 5/2 लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. यार ये कौन से नंबर का लेक्चर है सॉम का, किसी को याद है? ये किस नंबर का लेक्चर है सॉम का, किसी को याद है क्या? एनीबडी एल्स? किसी को याद है? तो अगर हम एप्सिलॉन आई जे की बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एप्सिलॉन आई जे, तो हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन एक्स एक्स, फिर मैं आपके सामने लिख सकता हूँ 5xy/2, फिर मैं आपको लिख सकता हूँ 5yx/2, और फिर मैं आपके सामने लिख सकता हूँ इट इज एप्सिलॉन वाई वाई, फिर मैं आपके सामने लिख सकता हूँ एप्सिलॉन वाई वाई. समझ रहे हो? दिस इज द वैल्यू. और जो डायगोनल कंपोनेंट्स हैं, दीज आर द नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट, ये नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट हो गए. समझ रहे हो? तो आप इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, 9th लेक्चर है. ठीक है. अब देखिए अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों. देखो मैं आपको बताऊं, इसी तरीके से जब आप 3D की बात करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा, बस जेड और ऐड हो जाएगा. बिल्कुल सेम होगा, मैं बोल रहा हूँ जेड और ऐड हो जाएगा. तो अगर हम आपके सामने 3D की बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 3D, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 3D, तो 3D के केस में कुछ नहीं होगा, सिर्फ z एक्सिस और ऐड हो जाएगी, बाकी सब सेम है. तो रिप्रेजेंटेशन इज एप्सिलॉन आई जे इज इक्वल टू, एप्सिलॉन आई जे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स एक्स गामा एक्स वाई गामा एक्स जेड गामा वाई एक्स एप्सिलॉन वाई वाई गामा वाई जेड गामा जेड एक्स गामा जेड वाई एप्सिलॉन जेड जेड. ठीक है ना. इट इज द वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यूज टू बी देयर. और मैंने आपसे बोला जो डायगोनल कंपोनेंट्स हैं आर द नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट, ये नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट होंगे. ठीक है. यहाँ पर नो स्ट्रेस कंपोनेंट हो, स्ट्रेन कंपोनेंट हो जाएंगे. अब एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम चाहें तो गामा को 5/2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है. अभी मैंने देखा, तो गामा को अपन 5/2 के फॉर्म में लिखें, हम अगर चाहें तो गामा को 5/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो अगर आप गामा को जब 5/2 के फॉर्म में लिखेंगे तो मेरी बात को सुनो और मेरी बात को समझना बच्चों. मैंने आपसे बोला जब आप गामा को 5/2 के फॉर्म में लिखोगे तो ये आप लिख सकते हो एप्सिलॉन एक्स एक्स 5xy/2 5xz/2 5yx/2 एप्सिलॉन वाई बाय 5yz/2. इसके बाद 5zx/2 5zy/2 एप्सिलॉन zz. ठीक है ना. दिस इज द वैल्यू. मैंने आपके सामने बोला कि जो डायगोनल कंपोनेंट्स हैं दीज आर दी नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट, ये नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट होते हैं. तो ये बात याद रखिए, ये हमारे पास स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स है. तो हम 2 मैट्रिक्स सीख गए, एक स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स सीख गए, एक हम आपके सामने स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स सीख चुके हैं. ठीक है ना. कल की क्लास में
अब जो अच्छा, मैं सभी बच्चों से विनम्र निवेदन करता हूँ, लेक्चर में बने रहिएगा। अभी 4 या 5 दिन आपकी क्लासेस नहीं होंगी, यानी आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है ना। ये 5 दिन में क्लास नहीं लूंगा। मंडे या फिर ट्यूसडे से आई विल स्टार्ट अगेन, ठीक है ना। ये 4-5 दिन थोड़ा सा मैं अपना थोड़ा फ्री रहना चाहता हूँ, पीस ऑफ माइंड रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो अपन जब मंडे और ट्यूसडे को मिलेंगे तो इसी जोश के साथ जैसे आज पढ़ा है, आप लोग बिल्कुल क्लास में आइएगा। मैं आपसे मंडे को मिलूंगा। तब तक 4 या 5 दिन में जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको कम से कम रिवाइज कर लेना भैया। और अगर कोई डाउट है तो मुझसे आप डाउट पूछ सकते हो, मुझे मैसेज वगैरह कर देना, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। अगला लेक्चर सोमवार या मंगलवार को होगा, लेकिन होगा 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 ये तय है, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन फॉर टुडे क्लास, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।